पोम्पे के बारे में हम सब एक इमेज के साथ बड़े हुए हैं। एक पूरी सिटी ऐश के नीचे दफन हो गई और लोग अपने फाइनल पोजीशन में फ्रीज हो गए। लेकिन दोस्तों अभी एक अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम सामने आ रही है। जिन बॉडीज को हम फैमिली समझ रहे थे वो फैमिली नहीं थे, और जिसे हम मदर समझ रहे थे वो मदर भी नहीं था, और जिस सिटी को हम डेड समझ रहे थे उसकी रूइंस में लोग डिजास्टर के बाद भी वापस आकर रह रहे थे। तो यहाँ हम पोम्पे के इरप्शन के बारे में नहीं, बल्कि उससे 2000 साल बाद जो हुआ उसके बारे में समझेंगे। हमने वहाँ डेड बॉडीज को ढूंढा और उनके बारे में गलत स्टोरीज समझ ली। लेकिन गलती सिर्फ डेड बॉडीज की आइडेंटिटी में नहीं थी, गलती पूरे पोम्पे को समझने के तरीके में था। तो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि पोम्पे का सबसे बड़ा मिस्ट्री वहाँ का वोल्केनो नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा मिस्ट्री था हमारी सर्टेनिटी। और ऑलमोस्ट 150 इयर्स पोम्पे को एक परफेक्ट टाइम कैप्सूल माना गया। एक सिटी जहां टाइम सडनली स्टॉप हो गया। रेड ओवेंस पे रह गए और वॉल्स पे ग्राफिटी रह गए। होम्स, स्ट्रीट्स, टेम्पल्स, बाथ हाउसेस, शॉप्स सब ऐश के नीचे प्रिजर्व हो गए। और फिर आए प्लास्टर कास्ट। दोस्तों यही वो फिगर्स है जिसे पोम्पे को दुनिया के इमेजिनेशन में अमर बना दिया। कोई अपना फेस कवर कर रहा है, कोई जमीन पे कर्ल होके पड़ा हुआ है। और यही एक डेंजरस चीज स्टार्ट हुई। हमने एविडेंस को नहीं, हमने पोजेस को रीड करना शुरू कर दिया। अगर एक एडल्ट एक चाइल्ड के पास मिला तो हमने उसे मदर मान लिया। अगर दो बॉडीज क्लोज मिली तो हमने उन्हें सिस्टर्स मान लिया। और अगर कुछ लोग एक ही रूम में है तो हमने उन्हें फैमिली भी मान लिया, वो भी बिना कोई एविडेंस के। देखो ये स्टोरीज बहुत ज्यादा इमोशनल थी और इसीलिए इतना ज्यादा बिलीवेबल भी थी। लेकिन आर्कियोलॉजी में हमेशा इमोशनल स्टोरी एक्यूरेट स्टोरी नहीं होती। लेकिन पोम्पे के केस में हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमने एक बेसिक सवाल भी नहीं पूछा। क्या बॉडी का पोजीशन उसका रिलेशनशिप प्रूव करता है? क्या उसका ज्वेलरी उसका जेंडर प्रूव करता है? क्या एक ही रूम में मर जाना एक फैमिली होने का एविडेंस है? आंसर सिंपल है, नहीं। लेकिन ये आंसर हमें 150 साल बाद मिला। पहली बात तो ये है दोस्तों, जो प्लास्टर कास्टेड बॉडीज आप देखते हैं वो एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी है ही नहीं। एक्चुअल में वो क्या है वो आपको बताता हूँ, और क्यों ऐसा है ये भी मैं बताता हूँ। तो अगर प्लास्टर कास्ट बॉडी है ही नहीं तो उससे साइंटिस्ट ने डीएनए कैसे निकाला? इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पोम्पे की बॉडीज नॉर्मल स्केलेटन की तरह प्रिजर्व नहीं हुई। जब वेसुवियस के इरप्शन के बाद ऐश और वोल्केनिक मटेरियल ने पूरे बॉडीज को कवर किया तो उनके टिश्यूज धीरे धीरे डिसअपीयर हो गए। लेकिन सराउंडिंग ऐश जो थी वो हार्ड हो चुकी थी, इसीलिए ऐश के अंदर बॉडी के शेप का एक हॉलो स्ट्रक्चर बच गया। मतलब भले ही एक्चुअल बॉडी गायब हो चुका था, लेकिन ऐश के अंदर उसका जो नेगेटिव मोल्ड था वो कंप्लीटली प्रिजर्व हो गया। साल 1863 में यूसेफ फ्यूरेली ने इन हॉलो स्पेसेस में प्लास्टर पोर किया। प्लास्टर हार्ड हुआ, ऐश रिमूव हुई और सडनली एक ह्यूमन फिगर सामने आया। इसीलिए जो बॉडीज आप म्यूजियम में देखते हो वो एक्चुअल ह्यूमन बॉडीज नहीं है, बल्कि वो रियल बॉडी का शेप का एक प्लास्टर कास्ट है। एक्चुअल ह्यूमन मटेरियल सिर्फ कुछ जगह टाइनी बोन फ्रेगमेंट्स के रूप में बचा, और यही टाइनी फ्रेगमेंट्स मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए गोल्ड माइन बन गए। पर प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। तो जो एक ऑब्जेक्ट जो 150 साल तक एक्सकेवेट हुआ, रिस्टोर हुआ, मूव हुआ, डिस्प्ले हुआ, ह्यूमंस ने टच किया, टूल्स यूज हुए, केमिकल्स भी यूज हुए, तो अब साइंटिस्ट को सिर्फ डीएनए निकालना नहीं है, बल्कि अब उन्हें प्रूव भी करना है कि वो डीएनए ओरिजिनल पोम्पियन पर्सन का, किसी मॉडर्न ह्यूमन का कंटामिनेशन नहीं। तो इसीलिए इसका जब डीएनए रिपोर्ट आया तो वो सिर्फ एक लैब रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि वो 150 साल से चली आ रही एक स्टोरी के अगेंस्ट एविडेंस था। और एविडेंस ने सबसे पहली स्ट्राइक वहीं की जहाँ स्टोरी सबसे इमोशनल थी। पोम्पे के फेमस इंटरप्रिटेशन में एक एडल्ट और एक चाइल्ड का सीन था। जनरेशंस तक लोगों ने उसे मदर और चाइल्ड के रूप में देखा। एक मदर जो लास्ट मोमेंट में भी अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये इमेज इतना पावरफुल था कि ये स्टोरी ऑलमोस्ट फैक्ट बन गई। एडल्ट के पास ज्वेलरी थी तो उसे फीमेल मान लिया गया। एडल्ट चाइल्ड के पास था तो उसे मदर मान लिया गया। दोनों क्लोज थे इसलिए रिलेशनशिप एज्यूम कर लिया गया। लेकिन इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी बायोलॉजिकल प्रूफ नहीं था। इसीलिए जब डीएनए रिपोर्ट आया तो पूरी पिक्चर बदल गई। जिस एडल्ट को मदर समझा गया, जेनेटिक एविडेंस ने उसे मेल आइडेंटिफाई किया, और चाइल्ड के साथ उसका क्लोज बायोलॉजिकल रिलेशनशिप भी प्रूव नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में कोई इमोशन नहीं था। हो सकता है वो स्ट्रेंजर हो सकता है वो केयर गिवर हो, ये भी हो सकता है कि वो एनस्लेव्ड पर्सन भी हो, ये भी हो सकता है कि डिजास्टर के मोमेंट में वो चाइल्ड के पास फंस गया हो। साइंस ने हमें कोई फाइनल इमोशनल आंसर नहीं दिया, बल्कि साइंस ने हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज दी। उसने कहा तुम्हारी पुरानी स्टोरी कॉन्फिडेंटली रॉन्ग थी, और यही फर्स्ट क्रैक था। लेकिन सिर्फ एक बॉडी गलत नहीं पड़ी गई, पूरा सिटी एक पैटर्न दिखा रहा था। क्योंकि सेकंड केस में दो बॉडीज एक दूसरे के पास मिली। पीपल कॉल देम सिस्टर्स। उसने तो मदर डॉटर भी कहा। अगेन
स्टोरी बिलीवेबल थी। डिजास्टर में क्लोज बॉडीज देखते ही हम रिलेशनशिप इमेजिन करते हैं, लेकिन जेनेटिक एविडेंस ने यहाँ भी वार्निंग दी। एटलीस्ट एक इंडिविजुअल मेल निकला और दोनों के बीच क्लोज बायोलॉजिकल किनशिप भी प्रूव नहीं हुआ। थर्ड केस में एक ग्रुप ऑफ बॉडीज को फैमिली मान लिया गया। इसे एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह प्रेजेंट किया गया था। फादर, मदर, चिल्ड्रन, ए फैमिली हाइडिंग टुगेदर। बट अगेन डीएनए ने सिंपल फैमिली रीडिंग को चैलेंज कर दिया। अब चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझते हैं। तो जो आज अर्थक्वेक आती है, इस सिचुएशन में अगर 5 अननोन लोग एक स्टेयरकेस के नीचे मिलते हैं, क्या आर्कियोलॉजिस्ट 2000 साल बाद उन्हें फैमिली बुला सकता है? नहीं। वो नेबर्स हो सकते हैं, वो वर्कर्स हो सकते हैं, सर्वेंट्स हो सकते हैं और ट्रेवलर्स भी हो सकते हैं। ये तो बस एक पैनिक सिचुएशन में एक दूसरे के पास आ गए। तो पोम्पेई ने हमें एक ह्यूमन वीकनेस दिखा दी। जहाँ डेटा मिसिंग होता है वहाँ हम स्टोरीज डाल देते हैं, और क्योंकि फैमिली स्टोरी सबसे ज्यादा इमोशनल होती है, हमने उसे ही ट्रूथ समझ लिया। पर अभी तक हमने सिर्फ बॉडीज को ही गलत पढ़ा है, क्योंकि नेक्स्ट क्लू बताता है कि शायद हम पोम्पेई के लास्ट डे को भी गलत इमेजिन कर रहे थे। पोम्पेई का ट्रेडिशनल डेथ डेट 24 अगस्त 79 एडी को बताया, लेकिन 2018 में एक वॉल पर चारकोल इंस्क्रिप्शंस मिले और इसी इंस्क्रिप्शन ने कैलेंडर को शेक कर दिया। उसमें एक डेट थी जो अक्टूबर 17 के अराउंड पॉइंट करती थी। अब यहाँ ट्रिक समझो, चारकोल कोई परमानेंट पेंट नहीं होता। अगर किसी रिनोवेशन वॉल पर चारकोल से कुछ लिखा गया तो वो यूजुअली लॉन्ग टर्म पब्लिक इंस्क्रिप्शन के जैसा नहीं होता, और जिस एरिया में ये इंस्क्रिप्शन मिला वहाँ रिनोवेशन चल रहा था। तो पॉसिबिलिटी ये बनी कि ये इंस्क्रिप्शन इरप्शन के काफी पास लिखी गई। अगर अक्टूबर 17 के बाद भी राइटिंग वॉल पर थी तो 24 अगस्त का जो इरप्शन डेट है ये प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि अगर 24 अगस्त को इरप्शन होता है तो जाहिर सी बात है वो इंस्क्रिप्शन मिट जाए। तो इतनी जल्दी लोग वापस भी नहीं आए थे वहाँ रहने के लिए। तो फिर 17 अगस्त का वो इंस्क्रिप्शन एक प्रूफ है कि शायद 24 अगस्त में वो इरप्शन नहीं हुआ था। ये भी हो सकता है कि इरप्शन काफी पहले हो चुका होगा, इसलिए 17 अक्टूबर को वो इंस्क्रिप्शन आज भी मौजूद है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इरप्शन का डेट 100% फिक्स हो गई, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ओल्ड डेट्स नो लॉन्गर फील्स अनटचेबल, और इससे ही पोम्पेई का पूरा फाइनल डे मेजर चेंज होता है। बट द नेक्स्ट क्लू इज इवन स्ट्रेंजर। क्योंकि पोम्पेई सिर्फ मरा नहीं था, इरप्शन के कुछ टाइम बाद लोग वापस वहां रहने आ गए थे। हम पोम्पेई को एक डेड सिटी के रूप में इमेजिन करते हैं। इरप्शन हुआ, सिटी पूरी तरीके से ढक गई और स्टोरी खत्म। लेकिन ऑफिशियल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि स्टोरी इतनी भी क्लीन नहीं थी। डिजास्टर के बाद कुछ लोग रूइंस में वापस आए। अब भला कोई बेरिड सिटी में क्यों वापस आएगा? इसका आंसर अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हर सर्वाइवर के पास रिलोकेट होने का ऑप्शन नहीं होता है। रिच लोग नई जगह जा सकते हैं, लेकिन गरीब लोग कभी कभी रूइंस को भी अपना शेल्टर बना लेते हैं। एविडेंस प्रूव करता है कि जो विजिबल अपर फ्लोर्स थे वो बाद में लिविंग स्पेसेस में कन्वर्ट हो गए। फॉर्मर ग्राउंड फ्लोर्स जो ऐश के नीचे चले गए थे वो सेलर्स की तरह यूज हुए। कुछ जगह ओवेंस और मिल्स के ट्रेसेस मिले। इमेजिन करो एक सिटी जहाँ नीचे बॉडीज और ऐश है, ऊपर ब्रोकन वॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कोई सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई नॉर्मल स्ट्रीट नहीं, कोई सेफ अर्बन लाइफ नहीं, और फिर भी कुछ लोग वहाँ सर्वाइवल सेटलमेंट्स बना रहे हैं। दिस कंप्लीटली चेंजेस द पर्सपेक्टिव। पोम्पेई की डेथ कोई सिंगल फुल स्टॉप नहीं थी। फॉर सम पीपल इरप्शन के बाद भी एक मेसी डेस्परेट चैप्टर कंटिन्यू था। अब इस चीज को याद रखो, ये बाद में काम आएगा। बिकॉज अगर पूर्व लोग डिजास्टर के बाद भी रूइंस में रिटर्न कर सकते थे, तो प्री इरप्शन पोम्पेई में भी उनकी लाइफ कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं थी, जैसे टूरिस्ट पोस्ट कार्ड में दिखाते हैं। और नेक्स्ट डिस्कवरी उसी रोमांटिक इमेज को पूरी तरीके से तोड़ देती है। पोम्पेई को अक्सर हम एक ब्यूटीफुल रोमन सिटी की तरह देखते हैं। मोज़ाइक्स, फ्रेस्कोस, लग्जरी हाउसेस, बाथ्स, आर्ट। लेकिन रेजियो 9th एक्सकेवेशन ने इस ब्यूटी के पीछे का डार्क चैप्टर को दिखाया। इस एक्सकेवेशन में एक बेकरी प्रिजन मिला। सुनने में बेकरी एक नॉर्मल वर्ड लगता है, क्योंकि बेकरी के मतलब ब्रेड, लेकिन यहाँ ब्रेड बनाने का प्रोसेस नॉर्मल नहीं था। यहाँ एंस्लेव्ड वर्कर्स को और एनिमल्स को ग्रेन ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता था। और हॉरर सिर्फ ये नहीं था कि लोग वहाँ काम कर रहे थे, बल्कि हॉरर तो ये था कि जगह का डिजाइन ही कंट्रोल के लिए बनाया हुआ लगता है। छोटी हाई विंडोज, कम लाइट, क्रैम्प्ड वर्किंग स्पेस और फ्लोर पर मार्किंग जो शायद वर्कर्स और एनिमल्स को माइलस्टोन्स के अराउंड रिपीटेटिव सर्कुलर मूवमेंट में गाइड करती थी। अब इस इमेज को दिमाग में बनाओ। बाहर में है पोम्पेई का महान सिविलाइजेशन, कल्चर और आर्ट। अंदर ये रूम, लोग और एनिमल्स एक ही सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, अगेन एंड अगेन, आवर्स तक, सिर्फ ब्रेड के लिए। वही ब्रेड जो रोमन लाइफ को नॉर्मल और सिविलाइज्ड दिखाता था। तो ये सिर्फ एक डीएनए का स्टोरी नहीं है दोस्तों, बिकॉज जब हम बोलते हैं पोम्पेई का डेड, तो हम अननोइंगली सबको इक्वल विक्टिम समझ लेते हैं। लेकिन पोम्पेई के लोग इक्वल लाइव्स नहीं जी रहे थे।
कुछ लोग हाउसेस ओन करते थे, कुछ लोग दूसरे ह्यूमंस को ओन करते थे, कुछ लोग बैंक्वेट्स होस्ट करते थे, डार्क रूम्स में सर्कल्स में घूमते थे ताकि दूसरे लोग खा सके। प्लास्टर कास्ट को दोबारा याद करो, जब हम हर बॉडी को सिटीजन, फैमिली मेंबर या ट्रेजिक रोमन फिगर बोल देते हैं तो शायद हम उन लोगों को इरेज कर देते हैं जिनके पास इरप्शन के पहले भी कोई पावर नहीं थी। रेजियो 9 एक्सकेवेशन एरिया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ह्यूज प्राइवेट बाथ कॉम्प्लेक्स भी मिला। हॉट रूम, वार्म रूम, कोल्ड रूम, ऑलमोस्ट एक प्राइवेट लग्जरी स्पा जैसा स्पेस। लेकिन रोमन बाथ कल्चर सिर्फ नहाने के लिए नहीं थी। एलिट लोगों के लिए ये स्पेसेस एक सोशल थिएटर की तरह काम कर सकते थे। आप गेस्ट को इनवाइट करते हो, अपना आर्ट दिखाते हो, फूड सर्व करते हो और बिना डायरेक्ट बोले ये मैसेज देते हो कि मेरे पास पावर है। अब इन दोनों डिस्कवरीज को साइड बाय साइड रखो। एक साइड एलिट गेस्ट के लिए प्राइवेट स्पा और दूसरी साइड एन्स्लेव्ड लेबरर्स के लिए बेकरी प्रिजन। एक साइड हीट एज प्लेजर, दूसरी साइड हीट एज लेबर। एक साइड वाटर, स्टीम, स्टेटस, दूसरी साइड डस्ट, ग्रेन, कंट्रोल। सेम सिटी, सेम टाइम, लेकिन दो अलग पोम्पेई। फिर वेसुवियस इरप्ट हुआ। कुछ घंटों के लिए डेथ इक्वल लग सकती है, लेकिन डेथ से पहले लाइफ इक्वल नहीं थी। पुराने इमोशनल रीडिंग्स अक्सर यही मिस कर गई। प्लास्टर कास्ट हमें दिखाता है कि लोग कैसे मरे, लेकिन ये रूम्स हमें दिखाते हैं कि वो कैसे जीते थे। जब पोम्पेई एक सोशल मिस्ट्री लगने लगता है तब एक और लेयर सामने आता है। 2025 में आर्कियोलॉजिस्ट ने रेयर नियरली लाइफ साइज फ्रेस्कोज रिवील किया जो डायोनिसियन रिचुअल्स से लिंक्ड थे। डायोनिसस वाइन, थिएटर, फर्टिलिटी, एक्सटेसी और केओस से एसोसिएटेड था। इन पेंटिंग्स में रिचुअल सीन्स दिखते थे, डांसर्स, हंटर्स, एनिमल्स, सैक्रिफाइस और पॉसिबली एक इनिशिएशन सीन। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम वॉल पेंटिंग्स देखते हैं हम यूजुअली सोचते हैं डेकोरेशन, लेकिन पोम्पेई में वॉल सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, वॉल्स आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। वो गेस्ट को बताती थी कि ओनर किस टाइप का वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है, लग्जरी, माइथोलॉजी, सेक्सुअलिटी, पावर, रिलीजियन या फिर फियर। डायोनिसियन फ्रेस्कोस एक साइकोलॉजिकल वर्ल्ड के हिंट देती है जिसे हम अब भी फुल्ली समझ नहीं पाए। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ लोग सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वो ये भी पूछ रहे थे इस रिचुअल, इस सिटी, इस एम्पायर के अंदर मैं कौन। और ये क्वेश्चन उन डेड बॉडीज से वापस कनेक्ट होता है। अगर पोम्पेई के वॉल्स सिंपल डेकोरेशन नहीं थी तो पोम्पेई के बॉडीज भी सिंपल डेड बॉडीज नहीं हो सकते। ये सब कुछ लेयर्ड है। पोज मिसलीड कर सकता है, रूम मिसलीड कर सकता है, पेंटिंग्स भी मिसलीड कर सकता है और कभी कभी तो पूरी सिटी भी मिसलीड कर सकती है। अब एक स्ट्रेंज बट पावरफुल क्लू सामने आता है। फूड एक छोटा डिटेल लग सकती है, लेकिन आर्कियोलॉजी में फूड आइडेंटिटी होता है। फूड ये बताता है कि किसके पास उसका एक्सेस था, कौन ट्रेड से कनेक्टेड था, कौन लेबरर का काम कर रहा था और कौन लग्जरी खा रहा था और कौन सिर्फ बेसिक चीजों में सर्वाइव कर रहा था। पोम्पेई ने अनयूजुअल ऑर्गेनिक मटेरियल प्रिजर्व किया, प्लांट रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स, सीड्स, बोन्स, मरीन रिसोर्सेज। साइंटिस्ट इन रिमेन्स को इंक्लूडिंग आइसोटोप एविडेंस यूज करके डाइट, एग्रीकल्चर और एनिमल मैनेजमेंट समझने की कोशिश करते हैं। और पिक्चर एक सिंपल रोमन मेनू नहीं बताती। सीरियल्स और लेग्यूम्स इंपॉर्टेंट थे, लेकिन रियल पॉइंट ये है एक वेल्दी हाउस, एक एन्स्लेव्ड बेकरी वर्कर, एक माइग्रेंट, एक ट्रेडर, एक चाइल्ड, एक रिचुअल पार्टिसिपेंट, सबका पोम्पेई सेम नहीं था। उनका फूड डिफरेंट हो सकता है, उनके रूम्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनका फ्रीडम डिफरेंट हो सकती है, उनकी डेथ पॉजेस सिमिलर लग सकती है, लेकिन उनकी लाइफ सिमिलर नहीं थी। पोम्पेई सिर्फ डिजास्टर के बाद मिसरीड नहीं हुआ, बल्कि पोम्पेई इरप्शन से पहले ही एक ब्रोकन, अनइक्वल और चेंजिंग सिटी था। एक और चीज जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, वेसुवियस इरप्ट होने से पहले पोम्पेई कोई परफेक्ट पावरफुल सिटी नहीं था। इयर्स बिफोर इरप्शन ये रीजन अर्थक्वेक का डैमेज भी फेस कर चुका था। कुछ बिल्डिंग्स रिपेयर हो रही थी, कुछ हाउसेस रिनोवेशन में थे, कुछ स्पेसेस तो अभी भी अनफिनिश्ड थे। इसका मतलब पोम्पेई कोई परफेक्ट नॉर्मल डे में फ्रीज नहीं हुआ, पोम्पेई एक रिकवरी के बीच फ्रीज हुआ। इमेजिन करो एक सिटी जहाँ क्रैक्स अभी भी विजिबल है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनइक्वालिटी तो नॉर्मल है, रिचुअल स्पेसेस एक्टिव हैं, पॉलिटिकल डिस्प्ले हर जगह मौजूद है और एन्स्लेव्ड वर्कर्स बैक रूम में हिडन है। और ऐसे वक्त में माउंट वेसुवियस इरप्शन होता है। सडनली ये सारे सेपरेट क्लूज एक ही डिजास्टर में कोलैप्स हो जाते हैं। और सेंचुरीज के बाद हम आते हैं, हम कास्ट को देखते हैं और बोल देते हैं ये मदर है, ये सिस्टर है और ये फैमिली है। लेकिन अब तुम जानते हो कि आंसर इतना ईजी नहीं था। तो बताओ ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।